हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं की गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न 2024 के एग्जाम के लिए। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले। तो ऑप्शन ए में रूट 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। बी में है पाई, पाई भी एक परिमेय संख्या नहीं होता है। सी में देख पा रहे हैं यह बढ़ते जा रहा है डॉट डॉट, यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। डी में है दोस्तों रूट 225, 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 15, 15 एक परिमेय संख्या, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, 3 और 4 के बीच कौन सी संख्या स्थित है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 4 और 2 से भाग दे दीजिए, इसका आ जाएगा 7/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, √5 - √2 √5 + √2, यह एक a - b a + b के रूप में है। इसका बराबर होता है a² - b²। मान लीजिए √5 को a और √2 को b, तो √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आप जानते हैं। तो क्या बचेगा, 5 - 2, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 32 का पावर 2/5 बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, आप 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। आप 2 को 5 बार लिख के गुना कीजिएगा तो 32 आएगा। अब बाहर का पावर है 2/5। जब भी इस प्रकार का पावर रहता है तो दोनों पावर गुना में हो जाता है। तो लिखेंगे 2 का पावर 5 गुने 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा, 2 का पावर 2, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे और बहुपद नहीं है पूछा गया, तो आप देखिएगा जो भी चर होता है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3, ये सब होना चाहिए। यदि वह माइनस में होता है -1 -2, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए में है x² + 6x + 7। यहाँ पे देख पा रहे चर है x, 1 का पावर 2 1 का पावर 1, यह तो बहुपद है। बी में x + 3y + 4, यहाँ पे देख पा रहे चर 2 है, दोनों का पावर 1 1 है। यहाँ पे आप सी में देख पा रहे x + 5y + 105। यहाँ y नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5y का पावर -1 + 105। मैं अभी बताया कि यदि किसी भी चर का पावर नेगेटिव में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपद x - 2 का शून्यक कौन है। जब भी शून्यक बोलेगा ना प्यारे दोस्तों, तो उसको 0 के बराबर पुट कीजिएगा। x - 2 = 0। आप अभी हम x का मान निकालेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपद 5x³ + 4x का पावर 4 + 7x + 12। जब भी यहाँ पे घात पूछा है, यदि आपको किसी प्रकार का बहुपद दिया गया उसमें घात पूछता है, तो आप देखिएगा सबसे बड़ा घात क्या है, उच्चतम घात, सबसे उच्चतम घात क्या है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 है 4 है 1 है, यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है, 4, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद p of x = x³ + x² + x + 1 को x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x + 1 = 0, x का मान आ जाएगा -1। तो -1 को इस बहुपद में x जगह रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। चलिए रखते हैं, यहाँ पे x³ है तो -1 का क्यूब, x² है तो -1 का स्क्वायर, फिर है +x तो -x + 1, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 + 1, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, इसलिए इसका आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है। जब भी आपको x अक्ष पर पूछा गया तो लिखिएगा आप x
कोमा 0 यह एक्स अक्ष पर निर्देशांक हो जाएगा। यदि आपको पूछा जाता है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है, तो आप देखते हैं 0, यह वाई अक्ष पर होगा, यह एक्स अक्ष पर, इसको याद रखिए। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल बिंदु का निर्देशांक है। तो प्यारे दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु 0-7 काटे तल में कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम काटे तल बनाते हैं। काटे तल इस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो पहला में प्यारे दोस्तों दोनों प्लस प्लस होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस होता है। और यहाँ पे देख पा रहे दो में होता है माइनस प्लस, एक्स एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है। और तीसरा में होता है दोनों माइनस में होता है, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस में होता है। और चौथा में होता है प्यारे दोस्तों प्लस में एक्स और वाई माइनस में। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया बिंदु 0, -7 यानी वाई का मान -7 है। तो यहाँ पे देख पा रहे चौथा चतुर्थांश में प्लस माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 है, रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू k का एक हल है, तो k का मान है। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसका हल करते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू k, 3 का मान दिया है 1, तो लिखेंगे हम 3 गुना 1 प्लस y का मान है 2, 2 गुना 2 इक्वल टू k, 3 का 3, 2 दूनी 4 इक्वल टू के। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 इक्वल टू के। के का मान क्या आया प्यारे दोस्तों, के का मान आ गया 7, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एक्स अक्ष का समीकरण है। तो पहले बताइए आपको प्यारे दोस्तों कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 का हल है। तो चलिए लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं x का मान भी 2 है, y का मान भी, तो x का मान 2 रखेंगे तो 4, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो 5 के बराबर नहीं है। बी में है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो 2 का 2, 2 4, 4 5 के बराबर नहीं है। और सी में देख पा रहे हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। चलिए मान बिठाते हैं, 2 गुना 2 प्लस 1 इक्वल टू 5, 2 दूने 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 4 1 5 इक्वल टू 5, दोनों बराबर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इक्विलेट का कथन है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते निम्न रूप में दिया गया है। तो यह क्या किस रूप में दिया गया प्यारे, तो यह एक अभिधारणा के रूप में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। मान लीजिए एक बिंदु है, इससे कितने रेखाएं जा सकती है, आप इधर से खींचिए, इधर से खींचिए, इधर से खींचिए, जितना चाहेंगे आप खींच सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो हम लोग को एक कोण दिया गया है, अगला कोण निकालने को बोला गया है। तो मान लेते हैं अगला कोण x 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग का x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू 90 माइनस 70, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 20 आ जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। तो आप याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आकृति में x का मान है। तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को x का मान निकालना है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के बराबर होता है। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं, 40 प्लस 50 इक्वल टू एक्स, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान क्या आया प्यारे दोस्तों, एक्स का मान 90 आ गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमता की कसौटी नहीं है? ऑप्शन ए में ए एस ए, बी में एस एस एस, सी में ए, डी में एस एस। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी इक्वल टू ए सी है और कोण ए सी बी इक्वल टू 70 डिग्री हो तो कोण बी का मान होगा। चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं ए बी सी। यहाँ पे बोला गया ए बी इक्वल टू ए सी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है और कोण सी का मान दिया गया है। कोण सी यह है, इसका मान है 70 डिग्री। हम लोग को पूछा गया है कोण बी का मान। तो आप याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज का दोनों भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो ये दोनों भुजा बराबर है, इसलिए इसके सामने वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण सी इक्वल टू कोण बी हो जाएगा। कोण सी का मान 70 डिग्री है, इसलिए कोण बी का मान भी 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे जो भी रेशियो दिया है उसको x के गुणांक के रूप में लिखते हैं और उसे ऐड करते हैं। चलिए लिखते हैं 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल टू 360 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30x इक्वल टू 360 डिग्री। इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया है 12। तो यहाँ पे पूछा गया हम लोग को सबसे छोटी कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है आपको 3 को क्या माने थे 3x। यहाँ पे x का मान क्या आया था हम लोग को 12, 12 तिया 36, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन में ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक खालिस्तान चतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले चलिए प्यारे दोस्तों हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। जिस प्रकार से होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भुजाओं के मध्य को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक मध्य बिंदु यह होगा, यह होगा, यह होगा, इसको मिला देंगे। चलिए इस प्रकार से मिलाएंगे। मिलाने पर किस प्रकार चतुर्भुज बन रहा है प्यारे दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, यदि किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर हमें एक समांतर चतुर्भुज मिलती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी यह भुजा 7 सेंटीमीटर दिया गया है और तथा ए यह भुजा 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बी इंटू एच। बी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, एच कितना दिया है 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े जाके जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, थैंक यू।